राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित इस संघ गाथा के महासीरीज में हम आपके सामने 5 परिवर्तनों की बात कर रहे हैं। हमने पहले कल के एपिसोड में आपके सामने दिखाया था सामाजिक समरसता, और आज हम आपके सामने कुटुंब प्रबोधन की बात कर रहे हैं। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के, और आज हम जब संघ की दृष्टि से समाज और राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो एक सबसे मूल, सबसे पवित्र इकाई को समझना अधिक आवश्यक है, और वह है परिवार। संघ की दृष्टि में परिवार कोई सामान्य व्यवस्था नहीं है। यह केवल 4 दीवारों की भीतर रहने वाली लोगों के किसी समूह की बात नहीं है। परिवार राष्ट्र के संस्कारों की प्रयोगशाला है। यह वही बीज अंकुरित होता है जो आगे चलकर समाज, संस्कृति और राष्ट्र को दिशा देता है। हमारे यहां परिवार की परिभाषा केवल पुस्तकों और स्कूली कक्षाओं से जुड़ी नहीं है, वह जीवन से जुड़ी है। और उस जीवन का पहला अध्याय घर के आंगन में शुरू होता है, जब एक पिता अपने पुत्र के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, बेटा सत्य के रास्ते पर चलना। तो समझ लीजिए, संघ वही से संघ शिक्षा का आरंभ होता है। मैं समय हूं जिसने युगों से देखा है परिवार टूटे भी और जुड़ते भी। मैंने देखा है वह युग जब आंगन में तुलसी का पौधा था और घर की दहलीज पर संस्कार खड़े रहते थे। मैंने वह दृश्य भी देखा है जब सुबह की शुरुआत सूर्य वंदना से होती थी और दिन की थकान मिटती थी बुजुर्गों के चरण छूकर। तब परिवार केवल रहने की जगह नहीं था, वह संस्कृति का केंद्र था, वह प्रेम का मंदिर था, वह सामूहिक चेतना का स्रोत था। कभी कुल देवता की परिक्रमा थी जहां हर कदम कृतज्ञता का व्रत था। लेकिन बदलते जीवन शैली के आधार पर विचार करते समय प्रयत्नपूर्वक पाश्चात्य शक्तियों द्वारा हमारी यह कुटुंब व्यवस्था को ध्वस्त करने का एक सुसूत्र प्रयास चल रहा है, जिसके कारण युवा पीढ़ी की मानसिकता में परिवर्तन है। केवल युवा पीढ़ी की नहीं, लेकिन परिवार के बहुत सारे सदस्यों के मानसिकता में भी परिवर्तन है। मैं समय हूं और मैं न्यायप्रिय हूं, क्योंकि मैंने इस युग का उजाला भी देखा है। आज वही स्क्रीन किसी दूर गांव में बैठे छात्र को ज्ञान दे रही है, वही तकनीक किसी मां को अपने बेटे की मुस्कान दिखा रही है, वही दुनिया फिर से अपने मूल की तरफ लौटने लगी है। लोग समझने लगे हैं कि प्रगति का अर्थ जड़ों को छोड़ना नहीं, बल्कि जड़ों को मजबूत रखते हुए आगे बढ़ना है। 6 छोटे छोटे सूत्र हमने सारे परिवारों को दिए हैं, जैसे भजन, भोजन, भाषा, वेशभूषा। तो भजन, भोजन, भाषा, भूषा, अपना भ्रमण और अपना भवन, इन 6 बातों में अपनी संस्कृति का ध्यान रखते हुए, ख्याल रखते हुए, प्राधान्य क्रम से इनको अपनी संस्कृति के अनुसार जीवन के उपलक्ष्य में लाए। कुटुंब यानी परिवार केवल रक्त का संबंध नहीं, वह पवित्र वृत्त है जहां भावनाएं जन्म लेती है, जहां संवेदनाएं आकार लेती है, जहां कर्तव्य और प्रेम साथ साथ उगते हैं। यह पहला विश्वविद्यालय है जहां व्यक्ति बोलना सीखता है, उससे पहले सुनना सीखता है। जहां वह चलना सीखता है, उससे पहले संभलना और सहना सीखता है। जैसे मैंने कहा कि भजन, जो भी अपने परिवार का श्रद्धा स्थान है, उसका भजन सारे परिवार ने मिलकर, हर रोज नहीं जमता है तो 2 दिन के बाद, अगर नहीं जमता है तो हफ्ते में एक बार, सप्ताह में एक बार, सारे परिवार ने मिल के अपनी प्रेरणा स्थल का भजन करें। जहाँ भगवान नहीं मानते वहाँ भारत माता की मूर्ति रखे और भजन करें कि हमारा सारा परिवार एक विचार से, किसी एक विचार के लिए इकट्ठा होकर काम कर रहा है। ये भावना मन में आनी चाहिए। हमारे सोशल मीडिया के वास्ते या फिर जो आज की
भागदौड़ की ज़िंदगी है, तो उसके वास्ते पति और पत्नी को एक साथ समय गुजारने को भी समय नहीं है। और उनके दोनों को समझ के एक अच्छा घर चलाने के लिए जो चीज़ें लगती है, तो वो चीज़ें आज मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो संघ की इस गतिविधि के कारण आज ऐसे नवविवाहित पति पत्नी जो अपनी ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये एक ऐसा अवसर है कि पति और पत्नी एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और जो सुदृढ़ समाज के लिए जो मूल व्यवस्था है विवाह की, तो उनको उसको समझ के आगे जाने के लिए ऐसी गतिविधि का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। मैं समय हूं। मैंने टूटने भी देखा है, जुड़ने भी। और हर बार, हर युग में जीत उन लोगों की हुई है जिन्होंने संबंधों को निभाया, संस्कारों को जिया और परिवार को कर्तव्य समझा, सिर्फ सुविधा नहीं। तो जैसे भजन हुआ वैसे ही भोजन है। तो मैंने अभी कहा कि भोजन क्या करते हो, इससे कौन सी भावना से करते हो, इसे ज़्यादा महत्व है। तो भोजन सब मिलकर कीमान सप्ताह में एक बार सब लोग मिलकर इकट्ठा भोजन करें। भोजन करते समय कुछ गपशप करें, जिसमें राजकारण ना हो, जिसमें बॉलीवुड ना हो, जिसमें और कोई वाद विवाद वाली चर्चा ना हो, लेकिन घुल मिलकर भोजन करें। भोजन के प्रति अपनी भावना व्यक्त करके कोई स्तोत्र मंत्र कहते हुए भोजन करें। संघ ने शुरू से यह माना है कि राष्ट्र का चरित्र किसी सभा कक्ष में नहीं बनता, किसी भाषण या मंच पर नहीं गढ़ा जाता। राष्ट्र का चरित्र घर से बनता है। जीवन का पहला विद्यालय, पहली प्रार्थना, पहला अनुशासन, पहली सेवा, सब घर से ही तो शुरू होता है। यह एक गहन सत्य है। शाखा में आने से पहले घर की शाखा ही व्यक्ति के विचार बनाती है। माँ के हाथ का प्रथम ग्रास, पिता के कंधे पर पहला स्पर्श, दादा दादी की पहली सीख, भाई बहन का पहला सहयोग, यही वह संस्कार है जो आगे चलकर व्यक्ति को समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित बनाते हैं। तो भोजन भजन के बाद आता है भाषा। सारे प्रांतों में, भारतवर्ष में ये ध्यान में आ रहा है कि बच्चों की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में करना ये मॉडर्नाइजेशन का लक्षण बना है। ठीक है, समाज व्यवस्था में अंग्रेजी का एक बड़ा महत्व है, अंग्रेजी आनी चाहिए, विविध भाषाएं आनी चाहिए, लेकिन जो मेरी मातृभाषा है उस मातृभाषा का प्रयोग आग्रहपूर्वक मेरे जीवन में, मेरे दिन ब दिन चलने वाले व्यवहार में होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। तो इसलिए भाषा के ओर ध्यान देते हुए मैं मेरी मातृभाषा आग्रहपूर्वक अपने व्यवहार में लाऊंगा या लाऊंगी, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए भाषा पर ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार के कार्य की चलने की आवश्यकता है, तो यह कार्य बिना समूह के चलना संभव नहीं। एक बात, एक व्यक्ति के विचारों की, अपनी एक संकल्पनाओं की, प्रतिभाओं की एक मर्यादा रहती है। जब सामूहिक प्रतिभा इकट्ठी होती है तो उस कार्य का निखार, कार्य की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। तो वेशभूषा में भी मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकता लाने में गैर कोई बात नहीं, गलत कुछ नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर पहले हम धोती पहनते थे, धोती के बाद पजामे में आए, पजामा के बाद पैंट पहनने लगे, पैंट पहनते पहनते जीन की पैंट पहनने लगे। अभी यहाँ तक मॉडर्नाइजेशन अच्छा हुआ, कोई गलत बात नहीं हुई, जीन की पैंट पहनना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन करते करते हम विकृतीकरण की ओर कब गए, वेस्टर्नाइजेशन होते होते हमारा मॉडर्नाइजेशन करते करते वेस्टर्नाइजेशन कब हुआ, इसका पता नहीं चलता। और हम मॉडर्न बनते बनते विकृत कब बने, ये ध्यान में ना आने के कारण जब तक हम जीन की पैंट पहनते थे तब तक अच्छा था। अब भारत की युवा पीढ़ी फटी हुई जीन पहनने लगी है। तो लड़का हो लड़की हो जो महाविद्यालय में जाते हैं आजकल फटी जीन पहन के जाते हैं, और फटी जीन को स्टेटस है, फटी जीन को सेलिब्रिटी स्टेटस है। सामाजिक पापों की बात है, संस्कारहीनता के कारण, संबंधों के अज्ञानता के कारण जो होती है, उसको ठीक करने के लिए कुटुंब प्रबोधन। और फिर आता है भ्रमण। हमारे भ्रमण में भी जो भी डेस्टिनेशन जहाँ जाना है हम तय करते हैं, विदेश में जाने में गलती कोई नहीं है, लेकिन हमारे भ्रमण में हमारे देश की जो विरासत है, जो ऐतिहासिक पुरुष है, जैसे महाराष्ट्र का विचार किए तो इतने बड़े किले हैं कि जहाँ पर हमारा इतिहास रचा,
हल्दी घाटी जैसा परिसर है जहाँ राणा प्रताप जी ने अपने देश के लिए बलिदान दिया। ये जगहें, ये विरासत हमारे अगली पीढ़ी को दिखानी चाहिए। ये हमारे प्रवास का प्राधान्य क्रम होना चाहिए। ऐसे हमारे भ्रमण के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। जब घर में संवाद लौटता है तो वह केवल रोशनी नहीं, संस्कार भी लेकर आता है, क्योंकि घर सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं, वह मनों का संगम होता है, जहां शब्द बोले नहीं जाते बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाली ध्वनि बनती है। आज की भागती दुनिया में मोबाइल के स्क्रीन ने सभी को उस संवाद को खामोश कर दिया है जो कभी आंगन में खिलखिलाहट बनकर गूंजता था। परिवार एक साथ बैठता था, बोलने को, सुनने को, समझने को। वही जन्म लेती संवेदनाएं, संस्कार और दायित्व की भावना भी होती थी। हर घर की शांति प्रार्थना से नहीं, संवाद से शुरू होती है। जब पिता अपने बच्चों से बात करता है तो केवल शब्द नहीं देता, वह दिशा देता है। और आखिर में आता है हमारा भवन। तो मेरा भवन कैसा हो? तो मेरा भवन भारतीय संस्कृति की विचारों को धारण करते हुए मेरा भ्रमण होना चाहिए। जैसे दरवाजे में तुलसी हो, रंगोली निकाले, इन सारी बातों के पीछे कुछ विज्ञान है। वो विज्ञान ना समझने के कारण हमने उसे आउटडेटेड बना दिया और मॉडर्न विचारों को लेके हमारे घर के दरवाजे में कैक्टस आ गया। कैक्टस आने में गलती कुछ नहीं है, लेकिन तुलसी हमारे घर से बाहर हुई, यहाँ पर गड़बड़ है। यहाँ हमारी संस्कृति को छोड़कर हमारा जीवन चलता है और वैसा ही चलना चाहिए, ये प्रयास है। सो ऐसी सारी बातों को ध्यान रखते समय कुटुंब प्रबोधन गतिविधि ने आह्वान किया है कि भाई अपने घर में अपने संस्कृति को लेकर भजन, भोजन, भाषा, वेशभूषा, अपना भ्रमण और अपना भवन, इसका निर्माण और इसका चयन अपनी संस्कृति के आधार पर हो, ये विचार रखते हुए कुटुंब प्रबोधन गतिविधि काम कर रही है। जब माँ अपने अनुभव साझा करती है तो वह सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, वह जीवन के अमूल्य सूत्र देती है। जब दादा दादी अपनी स्मृतियां बताती है तो वह अतीत नहीं बताते, वह भविष्य की नींव रखती है। और जब बच्चे अपने सपनों के बारे में कहते हैं तो उनके सपनों को परिवार का आशीर्वाद मिलता है। यही संवाद है जो घरों में केवल घर नहीं रहने देता, उन्हें विश्वविद्यालय बना देता है, मंदिर और परिवार बनाता है। जहां संवाद है वहां विश्वास है, जहां विश्वास है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वही समाज खिलता है, राष्ट्र खिलता है। तो चलिए, रोशनी केवल दीपक से नहीं, अपने वाणी से, अपने प्रेम से, संवाद से भी जलाए, क्योंकि जब घर बात करना शुरू करता है तब घर ही नहीं, पूरा देश उजाले के साथ चमचमाता है। मैं ऋषिकेश, संघ के कुटुंब प्रबोधन इस गतिविधि के मार्फत ये अनौपचारिक जो एकत्रीकरण है, ये न्यूली वेड्स कपल का, वो ये चल रहा है। यहाँ पे आके ऐसा समझ में आ रहा है कि पहले हमारे ज़माने में सब फैमिली में ही फैमिली ओरिएंटेड था। मतलब घर में जो बुज़ुर्ग आदमी या जो कुछ भी रहते थे उनका सबको सुनना पड़ता था। अभी ऐसी सिचुएशन है कि सब लोगों को अपने अपनी स्पेस है, लेकिन उसका ख्याल रखते हुए भी हम सब फैमिली के तरफ कैसे अच्छे से बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा झगड़ा कम करें और आपस में संवाद करके जो कुछ भी हमें डिसीजंस लेना है आगे चलकर, कौन से भी मतलब क्षेत्र के, वो हम ले सकते हैं। भारतीय संस्कृति में जो जीवन मूल्य सारे समाज में रुझाने का काम है, वो परिवार के माध्यम से ही आज तक हुआ है। हजारों सालों से अपनी संस्कृति कुटुंब इस व्यवस्था के कारण जीवित रही है। ऐसी कुटुंब व्यवस्था में अभी काम करने की आवश्यकता निर्माण हो गई है। बच्चे, विशेषकर नई पीढ़ी पढ़ी लिखी, उसका माइंडसेट इंडिविजुअलिस्टिक बनते चला जा रहा है। उसका मोबाइल क्या कर रहा है वो मोबाइल में देखने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है आजकल। ऐसा है, सब प्राइवेट रहता है। वो क्या कर रहा है वो बताता नहीं। हम पूछेंगे तो लिमिटेड बताता है, ज़्यादा पूछेंगे तो उसको लगता है कि ये टायरनी है। जो उसको फीड किया गया है वैसा कर रहा है।
अब ये संबंधहीनता की ओर जाने वाला रास्ता है जिसके दुष्परिणाम हम देख रहे सर्वत्र। उसको ठीक करना है तो बचपन से अपने परिवार में उसको इसका ज्ञान होना चाहिए। और इसलिए परिवार के सब लोगों ने सप्ताह में एक बार बैठना, निश्चित समय पर घर पर रहना, श्रद्धानुसार भजन करना, घर में बनाया हुआ भोजन मीन मेख निकाले बिना करना, और उसके बाद 3-4 घंटा गपशप करना। मैं समय हूं। मैंने काल चक्र के अनगिनत दौर देखे हैं। बड़े बड़े साम्राज्य उठे, फिर मिट्टी में मिल गए। परंतु एक सत्य मैंने सदा अनुभव किया, जहां घरों में संस्कृति की लौ जलती है, वहां राष्ट्र की आत्मा अमर रहती है। मैंने देखा है, जिन घरों में आरती की लौ नहीं बुझती, वहां राष्ट्र का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। वह छोटी सी लौ, एक दीपक, जो दिखने में नाजुक लगता है, परंतु उसके प्रकाश में सदियों का बल छिपा होता है। जब एक मां शाम को दीपक जलाकर बोलती है, दीप ज्योति नमोस्तुते, तो समझ लीजिए वह केवल भगवान को नहीं पुकार रही, वह अपने बच्चों के हृदय में सत्य, सेवा और संस्कार की ज्वाला जगा रही होती है। ये अपनी जो हिंदी संस्कृति है, और वो उसमें जो पुरातन कालों से जो महत्व है, वो अगर हम लोगों को आगे से टिकाना है तो हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार वो नहीं भूलना चाहिए, और वो हम भी आत्मसात करें और अगले पीढ़ी के लिए देना भी हमारा दायित्व है। 9वीं में पढ़ने वाली लड़की, वो अपने कॉलोनी में जो काम करने के लिए कर्मचारी आते हैं, उनके बच्चों को वो सिखाती है। छोटा बच्चा भी कर सकता है। घर में एक पौधा लगाना, उसकी चिंता करना छोटा बच्चा भी कर सकता है। सोचना क्या क्या हो सकता है, कौन क्या कर सकता है, कौन कितना समय देता है समाज के लिए, ये चर्चा करना और चर्चा में से सहमति बनाना, सहमति लागू करना। जब ऐसे काम बच्चे करने लगेंगे तो अपने आप उनको संबंधों का महत्व ध्यान में आएगा। भाषण से नहीं आएगा, अनुभूति देनी पड़ेगी। बहुत सारी लड़कियों ने यह भी कहा कि मेरी सास और मेरा नहीं बनता। लेकिन दिन भर के प्रबोधन के कार्यक्रम में जब हमने उनको ये बताया और उनके साथ चर्चा करके इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि कलह, संवाद और विसंवाद तभी होता है जब मेरा ईगो मेरे पास है, मेरे बहू का, सास का ईगो सास के पास है, पति का ईगो पति के पास है, और सब लोग अपने ईगो पे खंधे पे रखते हुए चलते हैं, तब जाके झगड़ा है। मेरी मानसिकता इन सबको संभाल लेने की है, थोड़ी सी जिसे हम कहते हैं ना एडजस्टमेंट करने की मानसिकता है, तो ये विसंवाद घर में कम होगा, ये ध्यान में आया। कुटुंब प्रबोधन के 6 स्तंभ। भाषा, अपनी मूल और मातृभाषा का प्रयोग करें। भूषा, अपनी वेशभूषा को अपनी संस्कृति और संस्कारों के अनुरूप रखें। भजन, परिवार के साथ भजन और धार्मिक गीत गाएं। भवन, अपने घर को एक आदर्श और संस्कारपूर्ण घर की तरह बनाएं। भ्रमण, परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कहीं घूमने जाएं। भोजन, सप्ताह में कम से कम एक दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ भोजन करें। एक घर में ऐसा था कि देहात का घर था, जुने विचारों के थे, तो धुले हुए कपड़े सुखाने थे। मैं घर में गया था मिलने, तो कपड़े सुखाने की बात चल रही थी, तो उस दादी माँ ने बुलाकर कहा उस घर के लड़की को, जो कॉलेज में, महाविद्यालय में पढ़ती है, कि तू कपड़े सुखाने को डाल। तो मैंने, वो जो लड़का था उसी घर का, उसका भाई मेरे साथ बात कर रहा था, मैंने कहा अरे तू जा जरा कपड़े सुखाने को दीदी को मदद कर। जैसे ही वो लड़का गया तो दादी वहाँ से कहती है नहीं नहीं, वो लड़कों का काम नहीं है, वो तो कपड़े सुखाने का काम हमारे घर में औरत यही करती है। अभी ये पुरानी मानसिकता है, तो मुझे दादी से बात करनी पड़ी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, घर के कपड़े हैं, घर के सदस्य हैं, दोनों मिल के काम करेंगे, ये लड़के का काम है, ये लड़की का काम है। ऐसा कुछ पुराने ज़माने में शायद होता था, अभी ऐसा कुछ मत कीजिए। लड़का हो या लड़की हो, सबको समान, हमारे घर में समान सम्मान मिलना चाहिए। सौभाग्य से दादी माँ के विचारों में परिवर्तन हुआ, और घर में ये जो चलता था कि भाई ये काम उसका है, ये काम उसका है, ये निचला काम है, ये ऊपर वाला काम है, ऐसी मानसिकता नहीं थी। कभी जाते हैं घूमने के लिए
तो जैसे सिंगापुर जाते हैं, पेरिस जाते हैं, वैसे कभी ले जाओ, कुंभलगढ़ में ले जाओ, कारगिल की सीमा दिखा के लाओ। अपने शहर में कोई झुग्गी झोपड़ी है, वहां लोग रहते, कैसे रहते, दिखा के लाओ। सेंसिटाइज करने से बच्चे इन बातों को बहुत मूलतः सत्प्रवृत्त होते, वो इधर ही जाएंगे। 12 साल तक उसकी अपने घर में एक मेंटल पोजीशन बन जाती है, वो बननी चाहिए। संघ के दृष्टिकोण में समाज निर्माण कहीं बाहर से नहीं आता, वह किसी बड़े मंच, किसी सभा या किसी संस्थान से आरंभ नहीं होता। समाज निर्माण की पहली शाखा घर से शुरू होती है। वही घर जहां एक छोटी सी प्रार्थना बच्चों को अनुशासन सिखाती है, जहां बुजुर्गों का आशीर्वाद चरित्र की नींव रखता है, जहां माता पिता का त्याग कर्तव्य की परिभाषा बनता है, जिस घर में नमस्ते केवल शब्द नहीं बल्कि विनम्रता और संस्कार का साधन है, वहां राष्ट्र का अभिवादन स्वतः ही हो जाता है। क्योंकि जो घर बड़ों के नमन के साथ आगे बढ़ता है वह राष्ट्र को पूज्य मानता ही है। जो परिवार अपने भीतर प्रेम और सामूहिकता रखता है वही समाज में एकता और संगठन का दीप जलाता है, मशाल जलाता है। परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं, एक विचार है, एक अनुशासन है, एक तपस्या है, जहां एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को केवल लक्ष्य नहीं कर्तव्य और चरित्र का वारसा देती है। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है और रिश्तों का समय सीमित होता जा रहा है, तब संघ कहता है राष्ट्र की जड़ें परिवार में गहरी करो, क्योंकि घर अपने संस्कारों से समृद्ध है, वह राष्ट्र को कभी निर्धन कभी होने नहीं देगा। आइए परिवार से राष्ट्र निर्माण का यह अभियान अपने घर में भी, अपने सोसाइटी में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में जारी रखे। प्रारंभ करें एक छोटी सी प्रार्थना से, संयुक्त भोजन से, समाज के भाव से और एक संस्कार बांटने वाले क्षण से। घर संगठित होगा, समाज सुदृढ़ होगा, और जब समाज सुदृढ़ होगा तो भारत विश्व में तेजस्वी होकर खड़ा होगा। परिवारों में आज अपने आपस परस्पर रिश्ते, हमारे नई पीढ़ी को होने वाले संस्कार, परिवार का राष्ट्र और समाज के प्रति दायित्व, ये सारे जो काम अपेक्षित है और इनमें परिवार की भूमिका है। आज कई बार नई नई बातें आने के बाद इसमें कुछ ना कुछ समस्या का अनुभव सब लोग करते हैं, फिर भी अपने देश में परिवार व्यवस्था अभी भी बहुत मजबूत है। तो उसको और सुदृढ़ करना, उसमें आए दोषों का निवारण हो, और हर परिवार की ये इच्छा है, तो उसके उपायों में जो हमारे अनुभव है उनको समाज तक ले जाएंगे, ताकि हर परिवार उन उपायों से लाभान्वित हो और वो अपने परिवार को भी उस तरीके से कर सके। संघ गाथा का आज का ये एपिसोड यहां समाप्त हो रहा है, लेकिन संघ गाथा की महासीरीज जारी है। प्रति एपिसोड की तरह आज भी मैं आह्वान करता हूं कि इसे केवल खुद तक, स्वयं तक सीमित ना रखकर समाज तक लेकर जाए, क्योंकि यह संगठन का प्रचार नहीं, राष्ट्र का निर्माण है। 5 परिवर्तनों के इस श्रृंखला में अगले में हम आपके सामने पुनः उपस्थित हो गए पर्यावरण के विचार के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है।